हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जनवरी महीने से लेकर सितंबर महीने तक की प्रतियोगिता दर्पण की मंथली वाइज करेंट अफेयर शॉर्ट नोट्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया गया है। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तथा इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @academics4CSE पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कशन को प्रारंभ करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि 30 सितंबर को 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की समाप्ति होने के तुरंत पश्चात हमारे इसी यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर पर 69th बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए लगभग 100 मेंस से संबंधित मॉडल आंसर को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम लोग अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कंटेंट है कि रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ठीक है, अब यहाँ से दो प्रश्न उठते हैं। पहला कि रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है, और दूसरा कि रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वह किस तिथि को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को सौंपी है। ठीक है, रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी आरक्षण को लेकर अक्टूबर 2017 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी रिजर्वेशन से। इसने कब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी? 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो यह पहला और काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। यह अनुबंधित राशि जो है वह 19,000 करोड़ रुपए की अनुबंधित राशि है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप डिजिट पूछ सकता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा नौसेना के लिए कितने फ्लीट सपोर्ट शिप्स के निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करार किया गया है। तो आप क्या बताएंगे? 5। कितने का करार किया गया है? तो 19,000 करोड़ का। तो ये दोनों फैक्ट्स यहां से इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में, देखिए आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि किस समिति की सिफारिश पर 19 नए जिलों का गठन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि रामलुभाया समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। और 19 नए जिलों के गठन होने के साथ ही राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 50 हो गया। अगर जिले की संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जहां पर सबसे बड़ा राज्य जहां पे सर्वाधिक जिले हैं वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश जहां पे 52 जिले हैं, और तीसरे नंबर पे आ गया है राजस्थान, 50 जिले हैं। ठीक है, तो 19 नए जिलों का गठन राजस्थान में किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर? रामलुभाया समिति की सिफारिश पर। तो इस कमेटी का नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला है, केरल विधानसभा ने, देखिए यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हाल ही में केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। उसके अनुसार उन्होंने सिफारिश की है कि राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम किए जाने की सिफारिश की है। ठीक है, यह सिफारिश उन्होंने कब की? 9 अगस्त 2023 को उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि केरल विधानसभा ने 9 अगस्त 2023 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य का आधिकारिक नाम क्या किए जाने की सिफारिश की है? केरलम किए जाने की सिफारिश की है। तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है,
चंद्रयान-3। आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। अगर चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण देखा जाए तो चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को यहां से लॉन्च किया गया था, ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर वह 23 अगस्त को पहुंचा था। यानी कि प्रक्षेपण करने के पश्चात उन्होंने चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में 41 दिन का समय लिया है। तो यह नंबर ऑफ डेज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण किया गया 14 जुलाई को, चंद्रमा की सतह पर पहुंचा 23 अगस्त को, और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय उसे 41 दिन लगे हैं, ठीक है। जिस प्रक्षेपण यान के माध्यम से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया उसका नाम है LMV-3 उसका नाम है, ठीक है। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री के द्वारा 23 अगस्त को, इसी खुशी में चूंकि चंद्रमा पर लैंड किया चंद्रयान-3 ने, तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई है। तो यह डेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा किस तारीख को की गई, तो आप क्या बताएंगे? प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने 26 अगस्त को ये बातें कही थी जब इसरो में वो मीटिंग कर रहे थे, वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने 26 अगस्त को घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने और एक दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके अनुसार लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर पहुंचने का स्थान, जहां पर विक्रम लैंड किया है, चंद्रयान-3 लैंड किया, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देखिए, पाकिस्तान में नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बलूचिस्तान अवामी पार्टी से संबंधित अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। क्या नाम है? अनवर उल हक काकर, ठीक है। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से संबंधित हैं। अगला है, हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैन्य विद्रोह की घटनाएं घटित हुई या फिर तख्ता पलट की सूचनाएं सामने आई हैं? तो आप क्या बताएंगे? नाइजर में। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजर में सैन्य विद्रोह की घटनाएं देखने को मिली और वहां पर सैन्य तख्ता पलट किया गया है, ठीक है। इसके पश्चात सैन्य तख्ता पलट करने के पश्चात वहां के जो राष्ट्रपति थे बजाउम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुर्रहमान तबियानी सरकार के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया? बजाउम। और नए सेना वहां सरकार के प्रमुख कौन बना? अब्दुर्रहमान तबियानी, ठीक है। किस देश में यह घटना घटित हुई? तो नाइजर में यह घटना घटित हुई है, ठीक है। अगला है ब्रिक्स समिट। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्रिक्स समिट, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स समिट जो है वह हाल ही में ब्रिक्स समिट दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। कब किया गया? 22 से 24 अगस्त 2023 को, यानी कि हाल ही में या वर्ष 2023 में ब्रिक्स समिट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका स्थित जोहान्सबर्ग में किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्रिक्स समिट, देखिए ब्रिक्स में जो है टोटल 5 कंट्री मेंबर हैं, ठीक है। BRICS, ये टोटल 5 कंट्री मेंबर हैं। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये तो 5 मेंबर कंट्री हैं। इनमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं, ठीक है। यानी कि 5 पहले से सदस्य थे ब्रिक्स में, 6 नए सदस्य बने, तो टोटल सदस्यों की कुल संख्या जो है वह 5 से बढ़कर 11 हो गई है, ठीक है। तो नए जो 6 सदस्य बने हैं उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नए जो 6 सदस्य बने हैं उनमें अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, सऊदी, मिस्र और यूएई, ये 6 कंट्री जो हैं वह ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं। 1 जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता प्रभावी होगी, ठीक है। और ब्रिक्स जो है, चूंकि ब्रिक्स 5 सदस्यों का संगठन था, उसमें 6 अन्य सदस्य बने, तो ब्रिक्स प्लस के नाम से यहाँ अब जाना जाएगा। यानी कि ब्रिक्स में कुछ नए देश ऐड हो गए तो वह ब्रिक्स प्लस हो गया, ठीक है। तो ब्रिक्स प्लस में देशों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने सदस्य हैं? तो 5 से बढ़कर सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर हुन मानेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है।
अगला ये इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेटा, चूंकि एग्जामिनेशन के पहले की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है इकोनॉमी डेटा से संबंधित, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2023-24 की पहली तिमाही की डेटा है। ठीक है, इसके अनुसार एनएसओ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगर एनएसओ की आंकड़े को देखा जाए तो वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% जीडीपी वृद्धि दर रही है। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर अगर जीडीपी देखा जाए तो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 40.37 लाख करोड़ रहा है। अगर प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि दर देखा जाए तो 8%, कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर देखा जाए तो 3.5% कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर रहा है। वहीं खनन व उत्खनन में वृद्धि दर 5.8% रहा है। वहीं कोयला उत्पादन में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो एनएसओ की रिपोर्ट है, एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह डेटा। जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहा? 7.8%। प्रचलित मूल्य पर जीडीपी में वृद्धि कितना हुआ? 8%। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी कितना है? 40.37 लाख करोड़ रुपया। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ? 3.5%। खनन व उत्खनन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 5.8%। और कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 8.7%। तो यह डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह है एनएसओ की डेटा। अगर सीएसओ की डेटा देखा जाए तो सीएसओ की डेटा के अनुसार स्थिर मूल्य पर जो जीवीए है वह 37.74 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर जीवीए है। ठीक है, तो यह हो गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, जन धन योजना। हाल ही में जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए किस योजना ने अपने 9 वर्ष पूरे किए। ठीक है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में जन धन स्कीम के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, आप बताइए कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? जन धन योजना की जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत हुई थी और अभी वर्ष 2023 में जन धन योजना ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगर जन धन योजना के अंतर्गत बैंकों की कुल खाते देखा जाए तो जन धन योजना के तहत कुल लगभग 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से आधे से अधिक जो बैंक खाते हैं वह महिलाओं के हैं। यानी कि 50 करोड़ अगर बैंक खाते खोले गए हैं तो उनमें से 56% जो अकाउंट हैं वह महिलाओं के नाम पर अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, तो यह जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब आइए आरबीआई की कुछ डेटा देखते हैं। आरबीआई की कुछ डेटा को डिस्कस करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 30 सितंबर को 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की समाप्ति के तुरंत पश्चात से हमारे इसी यूट्यूब चैनल आईएसपीसीएस सेंटर पर 69th बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए लगभग 100 मॉडल आंसर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर हमारे आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आइए आरबीआई की कुछ डेटा को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो रेपो रेट है, वर्तमान समय में रेपो दर है 6.50, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान समय में 3.35, एसडीएफ अगर देखा जाए तो 6.25 एसडीएफ है, बैंक रेट 6.75 और सीआरआर 4.50। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए, रेपो रेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग रेपो रेट को याद रखिए 6.50। दूसरे नंबर पर आप बैंक रेट को याद रखिए 6.75 बैंक रेट है। रिवर्स रेपो रेट ये भी महत्वपूर्ण है, 3.35 रिवर्स रेपो रेट है। कम से कम ये 3 डेटा को आप लोग याद रखिए और अंत में सीआरआर जो है वह 4.50 सीआरआर है, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला ये फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट। ठीक है, तो फॉर्चून ग्लोबल की लिस्ट अगर देखा जाए, टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट देखें तो टॉप 500 कंपनीज में भारत की कुल 8 कंपनी शामिल हैं। पिछले वर्ष आप देखेंगे कि 2022 में फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 2022 में 9 भारतीय कंपनी शामिल थे, लेकिन 2023 में एक कंपनी घटकर वर्तमान समय में 2023 में कुल 8 कंपनियां इसमें शामिल
शामिल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज की टॉप लिस्ट देखा जाए कंपनीज की, तो फर्स्ट रैंक पर आता है वॉलमार्ट यूएसए का। यह रिटेल क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है, तो वॉलमार्ट का यूएसए का वॉलमार्ट पहले नंबर पे है, और सऊदी अरामको यह पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करता है, यह दूसरे नंबर पे है, और चाइना का स्टेट ग्रिड तीसरे नंबर पर है। यानी कि फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज की सूची में टॉप 3 जो कंपनीज है वह क्रमशः यूएसए, सऊदी अरब और चाइना की है, टॉप 3 कंपनीज। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारतीय कंपनी की संख्या। तो अभी हमने बताया कि 2022 में भारतीय कंपनी 9 शामिल थे, लेकिन 2023 में टोटल 8 कंपनी शामिल हैं। ये 8 कंपनी में निजी क्षेत्र की कंपनी अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स, ये 2 निजी क्षेत्र की कंपनी हैं। बाकी 6 कंपनियां जो हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जिनमें LIC, SBI, इंडियन ऑयल, ONGC एंड भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये कंपनियां जो हैं वह निजी क्षेत्र की है। ठीक, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की। 2022 में 9 भारतीय कंपनियां शामिल थी। इस बार टाटा स्टील जो है वह इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में अगर देखा जाए तो कुल कितने भारतीय कंपनी शामिल हैं, तो टोटल 8 भारतीय कंपनी शामिल हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के लोक उद्योग विभाग ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न व ONGC विदेश को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ये दोनों कंपनी का याद रखेंगे, और इसी के साथ वर्तमान समय में महारत्न और नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वह 13 हो चुकी है। यानी कि वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, और नवरत्न कंपनियों की संख्या भी वर्तमान समय में भारत में 13 है। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, और ONGC विदेश को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, यानी कि इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत जो नई नियुक्तियां की चर्चा की गई है उसे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने या हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पर्सनालिटी को राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है, तो क्या आप लोग बताएंगे? सचिन तेंदुलकर। NGT के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो NGT के नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मिलिंद सुधाकर मराठे को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के पद पर नीलकंठ मिश्र की नियुक्ति की गई है। UIDAI के वर्तमान समय में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो अमित अग्रवाल UIDAI के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन बने हैं, परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, और लास्ट जो काफी महत्वपूर्ण है वह है रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO व अध्यक्ष कौन बनी, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO व अध्यक्ष जो है वह जया वर्मा, या बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, या भोजपुर से संबंधित है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला व CEO बनी है जया वर्मा। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सितंबर महीने में जो नियुक्तियां दी गई थी उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आइए संक्षिप्त में एक बार फिर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। NGT के नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे, UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र, UIDAI के CEO अमित अग्रवाल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन परमिंदर चोपड़ा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व CEO जया वर्मा। तो इस तरह से नियुक्तियां यहाँ पर समाप्त हुई। अब कुछ हम लोग प्रमुख अवार्ड देख लेते हैं, पुरस्कार। तो
राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ को प्रदान किया गया है। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, अगर किसी फिल्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है तो 3 चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है? अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक, डायरेक्टर कौन है, ठीक है? इसके अलावा अगर बिहार से संबंधित किसी पर्सनालिटी को कोई अवार्ड मिलता है तो उसके बारे में आप जानकारी रखिए। जैसे अगर 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। ये इन्होंने पुष्पा फिल्म में इनके अभिनय के लिए अल्लू अर्जुन को, साउथ के एक्टर हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ठीक है? अभिनेत्री का अवार्ड जो है वह 2 एक्ट्रेस को मिला है अभिनेत्री का अवार्ड, जिनमें आलिया भट्ट और कृति सेनन, ये 2 हैं। सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म समानांतर, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का अवार्ड समानांतर को प्रदान किया गया, इसके डायरेक्टर हैं नीरज कुमार मिश्र, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण दिवस जो देखा जाए तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच। मैत्री दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 2015 को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, ठीक है? तो उसी वर्ष से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। 7 अगस्त जो है वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप याद करिए तिथि जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2023 में 2 अगस्त को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे का क्या तात्पर्य है, बताइए? अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? देखिए, किसी एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी संसाधन हमें खर्च करने थे, वह संसाधन अगर 1 वर्ष से पूर्व किसी भी तिथि को समाप्त हो जाता है तो उस तिथि को हम लोग अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि वर्ष 2023 के लिए जितने संसाधन हमारे खर्च करने थे वह हमने 2 अगस्त तक ही खर्च कर लिए, ठीक है? यानी कि उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। तो यह डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं किनके द्वारा लिखी गई है। मेमोरियल्स ऑफ ए मैवेरिक मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई है। स्मोक एंड असेस अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। ये 3 बुक जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? स्मोक एंड असेस अमिताभ घोष, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्राणी मुखर्जी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी के द्वारा। तो ये 3 पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ समिट के बारे में देखें तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ पर किया गया है? तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन वर्ष 2023 में गुजरात स्थित गांधीनगर में आयोजित किया गया। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, महिला का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। इसमें स्पेन विजेता बना और इंग्लैंड जो है उप विजेता बना। यानी कि स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 जीता, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला का किसने जीता? स्पेन ने। किसको हराकर जीता? तो ब्रिटेन को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आइए, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। देखिए, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है वह एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता भारत बना है। भारत ने मलेशिया को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का पद हासिल किया। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है फीडे वर्ल्ड कप। देखिए, फीडे वर्ल्ड कप का जो विजेता है वह मैग्नस कार्लसन फीडे वर्ल्ड कप का विजेता है। इन्होंने भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को इन्होंने पराजित करके फीडे वर्ल्ड कप को जीता है। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। तो फीडे वर्ल्ड कप भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजेता कौन बना? मैग्नस कार्लसन। उप विजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आयोजन अजरबैजान बाकू में किया गया है। अगला है कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच एस प्रणय ने
पुरुषों की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो आप क्या बताएंगे? एच.एस. प्रणय ने जीता है। ठीक है, अगला है 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आप लोग हम न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, 19वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 19वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी में किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पदक यानी कि पदक सर्वाधिक पदक जीतने वाले में पहले नंबर पर यूएसए है, जिसने टोटल 29 पदक को जीता। 29 पदक में 12, 8, 9 का क्रम है। 12 उसने गोल्ड जीता, 8 सिल्वर जीता है और 9 उसने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, तो यूएसए का कुल कितना पदक हो गया? 29। भारत का क्या स्थान है? तो 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का कुल 18वां स्थान है। भारत ने कुल 1 पदक जीते हैं, वह भी स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने 88.17 मीटर दूरी तक इन्होंने भाला फेंका और इसके पश्चात इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान यूएसए का और भारत का स्थान रहा है 18वां। इसने 1 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसका आयोजन हंगरी में किया गया। अब आइए युद्धाभ्यास के बारे में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार का आयोजन कहां पर किया गया? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार का आयोजन काहिरा में संपन्न हुआ। भारत सहित 34 देश इसमें शामिल हुए। अगला है ऑस इंडेक्स 2023। ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस इंडेक्स 2023 किसके बीच? इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त 2023 को मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित कौन सा प्रोग्राम जारी किया है? तो कौन सा प्रोग्राम जारी किया है? भारत एनसीएपी का पूरा नाम क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित भारत एनसीएपी प्रोग्राम जारी किया गया है 22 अगस्त 2023 को। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखें, एनसीएपी का मतलब हुआ न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जिसने डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टर टाटा प्ले ने अगस्त 2023 में स्ट्रीमिंग प्रारंभ की। इसका नाम है GSAT-24। अगला है भारत की कौन सी महिला तीरंदाज 17 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2023 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में सबसे कम आयु में सीनियर चैंपियनशिप बनी? अदिति स्वामी। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने किस नए लोगों को जारी किया है? तो उसने द विस्टा नए लोगों को जारी किया है। ठीक है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, द विस्टा। अगला है भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल श्रीनगर में स्थित है। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। इसका पेपर कटिंग हमने टेलीग्राम ग्रुप @academics for CSE में आपको प्रोवाइड करा दिया था। अगला देखिए, नासा के 1977 में भेजे गए 19.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित किस सैटेलाइट से संपर्क टूटने और पुनः स्थापित होने के कारण चर्चा में रहा है? तो वह कौन सा सैटेलाइट है? वाइजर 2। यह भी याद रखेंगे, वाइजर 2 का संबंध किस देश से है? तो नासा से, यानी कि अमेरिका से वाइजर 2 का संबंध है। अगला है अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान व दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? तो चक्रवात खानून। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में चक्रवात खानून ने जापान व दक्षिण कोरिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, तो यह इंपॉर्टेंट है। कौन सा चक्रवात? खानून चक्रवात। अगला है कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट EG.5 को, या इसे दूसरे शब्दों में इरिस नाम दिया गया है, इसे WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है ओशन ग्लोब रेस का संबंध किस देश से है? या ओशन ग्लोब रेस नामक नौका यात्रा किस देश में, नौका रेस किस देश में आयोजित किया गया? तो ओशन ग्लोब रेस जो है वह ब्रिटेन यानी कि UK में इसका आयोजन किया गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाल ही में किस ट्रॉपिकल हरिकेन ने तबाही मचाई है? तो उसका नाम था हिलेरी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है
अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 अगस्त में कहां पर आयोजित की गई? तो ब्राजील के बेलेम में। यानी कि अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट के द्वारा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट कब और कहां हुआ? तो अगस्त 2023 में ब्राजील बेलेम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की सिनॉप्सिस नोट्स, शॉर्ट नोट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में यह वीडियो हमारा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के सभी महीनों की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स डिस्कशन का वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मैगजीन है जहां से प्रति वर्ष बीपीएससी प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न करेंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे बार बार देखिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academies4CSE पर अवेलेबल करा दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करके वहां से आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि 69th प्रीलिम्स की समाप्ति के तुरंत पश्चात 69th बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए लगभग 100 मॉडल आंसर हमारे मेंस के लिए लगभग 100 मॉडल आंसर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा की समाप्ति के तुरंत पश्चात से इसे प्रारंभ किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।